साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को होना निर्धारित की गई है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आज के वीडियो में जो टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे, ये चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर की एक कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज आयोजित कराई जा रही है, उसी टेस्ट सीरीज को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे टेस्ट सीरीज को हम लोग पूरे व्याख्या के साथ यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें जो हुंडरू जलप्रपात है आपका, वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस पे है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये हुंडरू जलप्रपात है कहाँ पे? तो ये झारखंड के रांची में स्थित है। अब यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों को भी देख लेते हैं, अन्य जलप्रपातों को भी, जैसे कि कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात आपका शिव समुद्रम जो है ये आपका दक्षिण साइड में है कावेरी नदी पर। इसके अलावा यहाँ पर यह बात भी आप ध्यान रखिएगा कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो शिव समुद्रम जलप्रपात है। इसके अलावा एक जलप्रपात का नाम और आता है, वो है जोग प्रपात या उसका नाम गरसोप्पा प्रपात भी है, या उसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये शरावती नदी जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर ये जो जोग प्रपात है कर्नाटक में स्थित है शरावती नदी पर। ये भारत का सबसे बड़ा, चौड़ाई की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जबकि आयतन की दृष्टि से देखेंगे तो शिव समुद्रम जलप्रपात है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ अन्य जलप्रपात जो हैं, जैसे कि आपका धुआंधार जलप्रपात, ये आपका नर्मदा नदी पर है और कहाँ पे? जबलपुर में है। इसके साथ ही कपिलधारा जलप्रपात है, ये भी नर्मदा नदी पर है और कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अनूपपुर में है। इसके अलावा चंबल नदी पर चुलिया प्रपात भी स्थित है। तो ये कुछ जलप्रपात थे जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे किए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? तो जो सिंध नदी जो है ये गुना जिले को विभाजित करती, दो भागों में विभाजित करती है। सिंध नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सिरोज तहसील के समीप से होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे नाम भी कहते हैं, ठीक, या इसका पूरा नाम क्या होता है इंग्लिश में? नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी पहली समिट या पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो इसकी जो पहली बैठक होती है वो कहाँ पे होती है? बेलग्रेड में होती है। कहाँ पे? बेलग्रेड। ये यूगोस्लाविया की राजधानी है। तो देखिए, ये जो नाम की अवधारणा है, ये शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वार की पृष्ठभूमि में इंडोनेशिया में आयोजित बांडुंग सम्मेलन या बांडुंग कॉन्फ्रेंस, जो कि 1955 में होती है, 1955 में, इस दौरान इसकी अवधारणा रखी गई थी। और इसका पहला जो सम्मेलन होता है वो 1961 में, 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में होती है। और नाम का वर्चुअल शिखर सम्मेलन, चूँकि कोविड-19 था, इसकी वजह से इसको वर्चुअल सम्मेलन इसका होता है, 4 मई 2020 को अजरबैजान की अध्यक्षता में गुट निरपेक्ष समूह के एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अर्थात SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या या स्थानों की संख्या कितनी है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें है 4। जो बी ऑप्शन है वो सही है, 4। मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए स्थानों की कुल संख्या कितनी है? 29 है, याद रखिएगा। जिसमें से प्रदेश की अर्थात मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति SC के लिए 4 स्थान आरक्षित है। जो नया परिसीमन 2008 है, इसमें भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम रंगास्वामी कप है? तो जो हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, इसका नाम क्या है? रंगास्वामी कप है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन देखिए, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या मोहम्मद अली जिन्ना। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है, इन्हें बिना ताज के बादशाह के नाम से जाना जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के। तो याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसके अलावा जो बंगाली समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जब बंगाल का विभाजन होता है उस दौरान भी इनका नाम आता है, अर्थात उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती
किसे पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन, श्रीलंका, म्यांमार, जापान, भारत। तो श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है बहाई धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, 324, 325, 326, 327। तो सही उत्तर क्या है? 326 में, आर्टिकल 326 में जो है वो वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। यदि आप 326 को देखें तो इसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ठीक है, इसी में आपका इसका प्रावधान किया गया है। और इसी के तहत जो है 61वें संविधान 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अब जो बाकी के 3 आर्टिकल हैं वो किससे संबंधित है? तो जो आर्टिकल 324 है ये क्या है? निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, अर्थात निर्वाचन आयोग का जो गठन की बात है वो अनुच्छेद 324 में है। जबकि 325 में क्या कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में जो लिस्ट आती है उसमें सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। मतलब किसी को आप उसमें शामिल करने से इसलिए नहीं मना कर सकते हैं कि वो किसी विशेष धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग से संबंधित है, या इसके आधार पर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किसी विशेष धर्म या मूल वंश, जाति या लिंग का है। इसके आधार पर वो ये दावा भी नहीं कर सकता कि मुझे शामिल किया जाए। इसके अलावा जो आर्टिकल 327 है, 327 में क्या बताया गया है? तो 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति के बारे में चर्चा करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तो जो तुमैन अभिलेख है इसमें इस शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। गुप्त संवत 116 से 435 ईस्वी का जो लेख है वो मध्य प्रदेश के गुना जिले के तुमैन से प्राप्त हुआ है, इसी में इसका उल्लेख है। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसका गठन होता है 1969 में, 1969 में। तो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों के लिए 20 जून 1969 को श्री नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसके बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? तो ये जो कथन कहा गया है वो राजा भोज के लिए कहा गया है। अब थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। जो राजा भोज थे सबसे प्रतापी राजा थे परमार वंश के, और वे महान शासक, उच्च कोटि के लेखक, विद्वान तथा निर्माण कलाकार थे। इनके द्वारा जो कुछ काम किए गए, जैसे इनकी जो उपाधि थी, याद रखिएगा, इनकी उपाधि कविराज की थी। क्या थी? भोज की उपाधि कविराज की थी। इसके अलावा जो इन्होंने निर्माण किया वो भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। इसके अलावा इन्होंने जो इनकी राजधानी धारा थी, धारा नगरी, यहाँ पर सरस्वती मंदिर की स्थापना कराते हैं, और सरस्वती मंदिर के एक भाग में संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना होती है। इसके अलावा चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना कराते हैं, और भोजपुर नगर की स्थापना भी इनके द्वारा कराई जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य और याद रखिएगा कि कहा जाए कि जो परमार वंश जिससे संबंधित रहे, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज। कौन थे? उपेंद्र राज थे। और इनकी जो राजधानी थी धारा नगरी, और प्राचीन राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखें तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो ये जो है अमृता पटेल हैं। आगे बात कर लेते हैं, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आनंद वन की स्थापना जो है बाबा आमटे ने की थी, जबकि आनंद मठ की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो आनंद वन आनंद मठ में कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बात कर लेते हैं, नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये जो मैच होता है 1983 में। 1983 में ही भारत जो है वर्ल्ड कप भी जीता था। तो 1983 में, तो 1 दिसंबर 1983 को खेला गया भारत और वेस्ट इंडीज के बीच यह मुकाबला यहाँ पर होता है, और यह इंदौर के इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड है? तो 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। तो नायलॉन जो 6 होता है ये क्या है? पॉलीएमाइड है। तो नायलॉन 6 रेशा पॉलीएमाइड है। यह कृत्रिम सूत या रेशे होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल होते हैं,
जिन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो सूत बनाने वाले पदार्थ को किसी पतले छिद्र से बलात् मतलब फोर्सली भेज करके सूत का निर्माण किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को विश्वामित्र पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया? तो चारों ऑप्शन आप इसमें देखिए, तो इसमें से अभिलाष एसटी जो कि तैराकी से संबंधित, इनको दिया गया है। गिरधारी लाल यादव जो कि सेलिंग से संबंधित है, इनको दिया गया है। इसके अलावा शरद जपे खो खो संबंधित है, इनको दिया गया है। और ईमान उर रहमान ये हॉकी से संबंधित है, इन्हें नहीं दिया गया। इन्हें क्या दिया गया है? इन्हें भी पुरस्कृत किया गया। इन्हें 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है और ये हॉकी से संबंधित है। आगे चलते हैं, नारियल किसका उदाहरण है? वायु प्रसार, पशु प्रसार, मानव प्रसार या जल प्रसार का? तो ध्यान रखिएगा, ये जल प्रसार वाटर डिफ्यूजन का जो है एक उदाहरण है। इसके बारे में और बात करें तो नारियल बहुवर्षीय बीज पत्र पौधा है, यह बहुत उपयोगी फल है। इसके तेल का उपयोग जो है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नारियल जो है खाने से याददाश्त बढ़ती है। नारियल के फल केरल व उड़ीसा में खूब मिलते हैं। नारियल जो है जल प्रसार का उदाहरण और ये परपोषी जीव होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में आप देखें तो राजा अमन का महल किस किले में स्थित है? तो चार ऑप्शन देखिए, यह जो है अजयगढ़ जो किला है इसमें स्थित है। और अजयगढ़ किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने, अजयगढ़ जो किला है ये अजयपाल के ही नाम पे है, तो अजयपाल ने करवाया था। इसमें राजा अमन का महल है जो पत्थर में बारीक पच्चीकारी का अनुपम जो कह सकते हैं, पच्चीगिरी की जो कलाकृतियाँ होती हैं या जो एक विधि होती है उसका एक अनुपम उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य आदर्श वाक्य क्या है? तो चारों ऑप्शन देखिए, इसमें देशभक्ति जनसेवा ये इनका आदर्श वाक्य है। मध्य प्रदेश पुलिस का ये आदर्श वाक्य है। 1 नवंबर 2017 से पुलिस मुख्यालय ने इस ध्येय वाक्य को पुलिस की वर्दी पर लगाने के निर्देश दिए थे, अतः अब मध्य प्रदेश पुलिस को इस वाक्य को अपनी वर्दी पर लगाना अनिवार्य है। क्या है? देशभक्ति जनसेवा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम 2003 के अंतर्गत सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है? तो इसमें आप देखिए, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 जो होते हैं वो आपके सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। जो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना संथानम समिति जो कि 1962-65 में आती है, इसकी सिफारिश पर भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभ में ना ये संवैधानिक संस्था थी ना ही सांविधिक संस्था, पर जो 2003 का जो इसमें एक्ट लाया जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, इसके माध्यम से सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया सितंबर 2003 में। इसके अलावा यहाँ ध्यान रखें कि जो संथानम समिति है इसी की ही सिफारिश पर सीबीआई का भी गठन किया गया था। तो सीबीआई और ये इसका अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग दोनों के गठन का संबंध जो है वो संथानम समिति से ही है। इसके अलावा ये जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और सतर्कता आयुक्त जो होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका चयन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति गठित की जाती है। ये 3 लोगों से बनी समिति होती है जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं इनसे मिलकर के एक समिति बनाई जाती है और इन्हीं के द्वारा इन नामों को मतलब चुना जाता है और जिसको राष्ट्रपति फिर बाद में नियुक्त करते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसके अलावा जो सतर्कता आयुक्त होते हैं उनके साथ क्या है, उनको 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इसको ध्यान रखिएगा, आप भूल सकते हैं। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश वित्त आयोग का जो गठन आपका होता है इसको आप देखें तो ये जुलाई 1994 में, कब? जुलाई 1994 में इसका गठन होता है। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री सवाई सिंह को बनाया गया था। और याद रखिएगा ये जो वित्त आयोग का अर्थात राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान है ये आपका जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया पंचायती राज व्यवस्था, इसके तहत आर्टिकल 243 का आई के तहत जो है राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। या आई को हिंदी में क्या कहते हैं? झा लिख सकते हैं, यदि कहीं झा लिखा मतलब आई है वो। अगला है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब होती है? तो विक्रम पुरस्कार की जो शुरुआत है मध्य प्रदेश में 15 मई 1990 को होती है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है जिसके विजेता खिलाड़ी को 1 लाख नगद,
ब्लेजर, टाई जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में, प्रमाण पत्र आदि प्रदान किए जाते हैं। इस खेल पुरस्कार की स्थापना 15 मई 1990 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रदेश का अर्थात मध्य प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र चिड़ियाघर है जिसका रखरखाव वन विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये आपका भोपाल का जो चिड़ियाघर है उसका रखरखाव वन विभाग के द्वारा किया जाता है। वन विहार जो है भोपाल का एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक चिड़ियाघर भी है और इसे 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, राजा पंथा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? भील, बैगा या भरिया या शहरिया का? तो ये जो है ये भील जो जनजाति होते हैं इसके देवता होते हैं। भीलों का धर्म आत्मावादी है। भील के प्रमुख देवता राजा पंथा हैं। जानवरों में या घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, फ्लोरीन। तो इसमें से जो कोयला है ये क्रिस्टलीय अपरूप नहीं बल्कि अक्रिस्टलीय का अपरूप होता है, ये अक्रिस्टलीय होता है। कार्बन प्रकृति में 2 अपरूप में पाया जाता है। कोयला एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें कार्बन के परमाणुओं की व्यवस्था अनिश्चित होती है, जबकि ग्रेफाइट, हीरा तथा फ्लोरीन कार्बन के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसके अणुओं की व्यवस्था निश्चित होती है। आगे चलते हैं, 12मासा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है आप 4 ऑप्शन देखिए, इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। तो जायसी जो है इनके द्वारा पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और इसी पद्मावत का ही एक भाग है 12मासा। आगे चलते हैं, सुदीप्ति हजेला का संबंध किस खेल से है? तो सुदीप्ति हजेला का संबंध जो है ये घुड़सवारी से है और इन्हें 2020 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं, महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? तो यह जो है सतना जिले में स्थित है और सतना जिले के मुकुंदपुर में यह स्थापित की गई है और औपचारिक रूप से लोकार्पण इसका जो होता है वो 3 अप्रैल 2016 को किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा जबलपुर में की गई। कहाँ पे? तो महत्वपूर्ण है, जबलपुर में की गई और एग्जैक्टली इसकी पोजीशन क्या है? मध्य प्रदेश के जबलपुर के खमरिया में इसको 2011 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कुमारी जानकी बाई का संबंध किस खेल से है? तो कुमारी जानकी बाई का जो संबंध है ये जूडो जो खेल होता है जूडो इससे संबंधित है। दिव्यांग और ये दिव्यांग वर्ग से संबंधित है। इन्हें 2020 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है, तमिल भाषा के शब्द राम बिलवर शब्द का क्या अर्थ है? तो धनुष्माण, कुटकी का घोल या यहाँ पे और ऑप्शन देख लेते हैं, एक सेकंड, ये नृत्य प्रथा, जनजातियों की गायन प्रथा। तो आप देखें इसका जो एक्चुअल जो मतलब होता है वो है धनुष्माण। कैसे? भील शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो द्रविड़ भाषा के बील शब्द से होती है। बील शब्द से होती है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है धनुष। भीलों में धनुष बाण का अधिक महत्व होता है, इसका नामकरण इसी के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है? तो जो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम है ये ग्वालियर में स्थित है। रूप सिंह जो है सुप्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी ध्यानचंद, ये जो खिलाड़ी थे ध्यानचंद इनके छोटे भाई थे और रूप सिंह के सम्मान में ग्वालियर में इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है वो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। आगे चलते हैं, पहली बार निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था? तो अक्टूबर 1989 में गठित किया गया था। इसके पहले ये 1 सदस्यीय हुआ करता था, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1989 को चुनाव आयोग का गठन 3 सदस्य आयोग के रूप में किया गया। वर्ष 1990 में आयोग को फिर से 1 सदस्यीय आयोग में बदल दिया गया और पुनः अक्टूबर 1993 में फिर से इसे बहुसदस्यीय अर्थात 3 सदस्यों वाला बना दिया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और बाकी 2 आयुक्त होते हैं, परंतु तीनों के अधिकार जो होते हैं वो समान होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो निर्वाचन आयोग की चर्चा है वो संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 अर्थात 324 से 329A तक प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा स्थितियां निर्धारित की जाती हैं। किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? 4 ऑप्शन आप देखिए, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 318 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, वो है आर्टिकल 315 और ये सारी चीज़ें जो है भाग 14 के अंतर्गत हैं। आर्टिकल 315 में क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है स्थापना की, और आर्टिकल 312 है, 312
इसमें अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। तो कन्फ्यूजन होता है कि किस में लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। तो लोक सेवा आयोग के गठन की बात जो 315 में है, जबकि अखिल भारतीय सेवाओं की जो बात है वो 312 में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? तो चारों ऑप्शन देखिए, इसमें ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांवों के सभी वयस्क लोग जो हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, जिसके सदस्य गांव के सभी वयस्क मतदाता होंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो वयस्क मतदाता होंगे वही इसमें शामिल होंगे। ग्राम सभा के अंतर्गत एक या अधिक गांव भी हो सकते हैं। वह ऐसी शक्तियों के प्रयोग करेगी जो ग्राम सभा होगी, और ऐसे कार्यों करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपलब्ध करे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, किस समिति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई थी? तो जो कोठारी समिति है ये 1976 की है। कोठारी समिति, इनकी संस्तुति मतलब इन्होंने त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी या संस्तुति की थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है? तो कार्यों अर्थात फंक्शनिंग का वर्णन जो है अनुच्छेद 320 में किया गया है, जबकि 318 में क्या है, इसमें जो इसके सदस्य होते हैं उनके लिए सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति की बात की गई है। और 322 में क्या है, एक्सपेंडिचर की बात की गई है। 323 में क्या है, प्रतिवेदन, जो लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन देता है अर्थात रिपोर्ट जो जारी करता है या सौंपता है, उसकी बात की गई है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, नीति आयोग में कितने केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य होते हैं? तो कुल 4 मंत्री जो होते हैं, 4 ये पदेन सदस्य के रूप में इसमें शामिल होते हैं, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नीति आयोग में 4 पूर्णकालिक सदस्य जिन्हें राज्य मंत्री के पद के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है, और 4 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पदेन सदस्य होते हैं। तो दोनों चीजें होती हैं। आगे बात करते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो आप 4 ऑप्शन देखिए, इसमें जो है धारा जो 15 है इसके तहत राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 में केंद्र सरकार द्वारा लागू होता है, और इस धारा जो 12 है, धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग की बात की है और 15 में राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जुलाई 2017 में की जाती है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को की गई थी। अगला प्रश्न है 42 नंबर का। 42 नंबर देखते हैं, एक सेकंड, ये है, निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे जल में रखने पर वह तैरने लगेगा? तो 4 ऑप्शन देखिए, चूंकि शनि का जो कह सकते हैं घनत्व है वो काफ़ी कम है, इसलिए वह इसका घनत्व जो है सभी ग्रहों से कम है और इस जल से भी कम है, इसलिए इसको जल में रखने पर यह तैरने लगेगा, ऐसा संकल्पना है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे कि यदि कहा जाए कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो पहले बृहस्पति हुआ करता था, परंतु अब क्या है, नंबर 1 पे शनि है, इसके 82 उपग्रह हैं। आगे चलते हैं, नैनार कौन थे? तो नैनार जो हैं ये आपके शैव धर्म को मानने वाले अनुयायी थे। तो आप देखें पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में होता है। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की भूमिका रही है। एक भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए, और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो ये जो है सरस्वती नदी के लिए ये शब्द उपयोग किए गए हैं या प्रयुक्त किए गए हैं, और इसमें मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा का मतलब क्या है? सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। अगला है, भाग एवं बलि क्या थे? तो भाग और बलि जो है ये राजस्व के सोर्स थे, सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे। भाग, ठीक है, अर्थशास्त्र में इससे ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के नए भाग का अधिकारी था, इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी जो है वो रेवेन्यू का सोर्स था। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति गुदना प्रिय होती है? मतलब गुदना टैटू बनवाती है, तो जो भील जनजाति है ये गुदना प्रिय होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो 4 ऑप्शन देखिए, इसमें गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई योगदान नहीं रहा, बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक का इसमें योगदान रहा है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया, परंतु यह मर जाता है और यह पूरा नहीं होता, तो इसका निर्माण
कार्य इसका जो दामाद रहता है इल्तुतमिश, उसके काल में पूरा होता है और उसके द्वारा पूरा कराया जाता है। आगे चल कर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि होती है, चूँकि प्राकृतिक आपदा की वजह से वो टूटता है, जिस पर फिरोज तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण कराया और गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो अष्टदिग्गज जो है ये आपके कृष्णदेव, किससे? कृष्णदेव से संबंधित है, जबकि अष्टप्रधान, 2 शब्द आते हैं, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी से संबंधित रहे हैं। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, किसी भी राज्य में जो मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो चूंकि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, ऐसा आपका आर्टिकल 163 में जो है ये कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। यह मंत्री परिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अनुच्छेद 164 जो है मंत्री में कहा गया है, 164 में कहा गया है कि मंत्री परिषद तब तक ही सत्तारूढ़ रह सकती जब उसे विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, इसी प्रकार से याद रखिएगा कि केंद्र में जो होता है, जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और वहाँ पे आर्टिकल 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, वहाँ पे 74 में है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह गुजरात से संबंधित है, रजिया सुल्तान दिल्ली से, बाज बहादुर मालवा से संबंधित है, जबकि चांद बीबी जो हैं ये अवध से संबंधित नहीं है बल्कि अहमदनगर और बीजापुर से संबंधित हैं। तो चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर व बीजापुर से था। जबकि बहादुर शाह का संबंध जो है गुजरात से, जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं, रजिया सुल्तान का दिल्ली से और बाज बहादुर का मालवा से था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इनकी समाधि जो है कहाँ पे है? वो ग्वालियर जिले में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में होती है और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। और यहीं पर जो है इनकी लड़ाई अंग्रेजों से होते हुए होती है और हीरोज जो अंग्रेज सेनापति था उसके द्वारा इनकी मतलब मृत्यु होती है मई 1858 में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी हैं। स्वामी विवेकानंद 1893 में 1893 में शिकागो जाते हैं अमेरिका के शिकागो में, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। और आगे चलकर 1897 में 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी मिशन की स्थापना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे बात कर लेते हैं, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया किस दौरान जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या आगे ऑप्शन देख लेते हैं 3 जो बाकी बचे हैं, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, या 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, उस दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व की उपलब्धि के रूप में इन्हें पहली बार महात्मा कहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अर्नेस्ट का जो लेखक था वो वैलेंटाइन सिरोल था। कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसने, इंडियन अर्नेस्ट का जो लेखक वैलेंटाइन सिरोल था, इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसने गंगाधर तिलक को इंडिविजुअली भारत में शांति का जन्मदाता कहा, जबकि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज को भी इसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। आगे बात कर लेते हैं, निम्न से कौन सा माओरी जनजाति का निवास स्थान है? माओरी जनजाति कहाँ मिलती है? तो माओरी जनजाति जो है आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। जबकि कनाडा में एस्किमो जो बर्फ़ का घर बना कर रहते हैं, एस्किमो कनाडा में, केन्या में किकुयू, कुयू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि कुयू, ये जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा आपका मध्य अफ्रीका में निग्रो जनजाति पाई जाती है, तथा मध्य अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में
बंटू जनजाति पाई जाती है, और दक्षिण अफ्रीका में बोअर, और दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में जुलू जनजाति पाई जाती है, और उत्तरी अफ्रीका में बर्बर जनजाति पाई जाती है, और जापान में आइनू पाई जाती है, आइनू जनजाति पाई जाती है, और पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति, मतलब जो पूर्वी अफ्रीका में वो केन्या भी आ जाता है कि यहाँ मसाई जनजाति पाई जाती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, डोवर जल डमरू मध्य या जो डोवर स्टेट है ये किसको अलग करती है? तो आप चार ऑप्शन देखें, ये जो है आपका ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने का कार्य करती है। इसके अलावा मलाया और सुमात्रा कौन अलग करती है? तो जो मलक्का जल संधि है वो मलाया और सुमात्रा को अलग करती है, जबकि अलास्का और रूस को बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो अलग करती है। इसी प्रकार से आपका यूरोप का स्पेन और अफ्रीका का मोरक्को कौन अलग करती है? तो जो आपका जिब्राल्टर जल संधि है वो यूरोप के स्पेन या कह सकते हैं यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का कार्य करती है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ झीलों के नाम है, वेम्बनाड केरल में है, लोकटक मेघालय में नहीं है, लोकटक कहाँ पे है? मणिपुर में है, डल झील कश्मीर में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। किस सीमा पर स्थित है? आगे चलते हैं, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो मैक्सिकन गेहूं था। ठीक है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भारत में 1970 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसका श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग वैश्विक संदर्भ में तथा MS स्वामीनाथन भारतीय संदर्भ में इनको दिया जाता है। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलाग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र कहाँ है? मैक्सिको में है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग को शांति का नोबेल दिया गया था। ठीक है, क्योंकि कृषि में कोई नोबेल तो होता नहीं, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो इसमें से ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, इन सभी का जो है जो सोर्स है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित है। अगला है, कोगैक्स प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है कहाँ पे? तो ये आयोजित किया जाता है लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित किए जाने वाले विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है, और प्रतिवर्ष इसका आयोजन लंदन में होता है। आगे बात कर लेते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो पुरानी मिट्टी जो होती है इसे बांगर कहते हैं, जहाँ पे नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, जबकि जहाँ पे नदी का पानी लगातार पहुँचता है बाढ़ के समय में उसे क्या कहते हैं? खादर, मतलब यहाँ की मिट्टी बदलती रहती है। तो गंगा की पुरानी मिट्टी, कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इसकी स्थिति बाढ़ की पहुँच से कुछ ऊंचाई पर होती है, और इस मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है, और इनकी उर्वरा शक्ति भी कम होती है, जबकि खादर की उर्वरा शक्ति ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। अगला है, सबसे बड़ी भारतीय ई मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? तो जो फ्लिपकार्ट है ये सबसे बड़ी भारत की ई मार्केट प्लेस कंपनी है, और इसका जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसकी ये एक भाग है वो कौन सी है? वो है वॉलमार्ट। और इसके फाउंडर कौन है फ्लिपकार्ट के? तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं, जबकि इसके सब्सिडरी क्या है? मंत्रा है, फ़ोनपे है, इकार्ट है, ये सब है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है, और यह रजिस्टर्ड कहाँ है? सिंगापुर में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद जो 56 है, आर्टिकल 56, ये राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। इसके खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति के अनुसार 61 में ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई है। तो रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से इनको पद से हटाया जा सकता है। अगला है, एलेक्सा संबंधित है किससे? यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं पहले, गूगल में, अमेजन से, माइक्रोसॉफ्ट या सैमसंग से। तो ये आपका जो है सैमसंग से संबंधित, अमेजन से संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किससे लिया गया है? तो आप ऑप्शन देखिए, इसमें जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है ये रूस अर्थात पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है प्रारंभ में संविधान में नहीं जोड़े गए थे, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा जाता है। आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये जो मूल कर्तव्य हैं सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और मूल कर्तव्यों को आर्टिकल 51 के काम में इसकी चर्चा की गई है।
इसके अलावा अमेरिकन संविधान से क्या लिया गया? तो अमेरिकन संविधान से कई सारी चीज़ें ली गई, जैसे मौलिक अधिकार है, न्यायिक पुनर्वलोकन है, उपराष्ट्रपति है, ये सब चीज़ें अमेरिकन संविधान से। जबकि ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? संसदात्मक जो संसदीय जो प्रणाली है, शासन प्रणाली, वो हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण की है। इसके अलावा एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी हमने इन्हीं से लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पहली बार किस देश द्वारा फुटबॉल विश्व कप जीता गया था? तो उरुग्वे के द्वारा। उरुग्वे में 1930 में पहला फुटबॉल विश्व कप होता है, और यह उरुग्वे जो है उरुग्वे में ही होता है। उरुग्वे यहाँ का पहला विजेता था, इसने अर्जेंटीना को हराया था। आगे बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। आप चार ऑप्शन पढ़िए, तो आपका ए ऑप्शन जो है सही है। इसको बाद में जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। ई कॉमर्स की सुविधा है 24 सर्विस, नगद एवं कैशलेस भुगतान, विपणन, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी ये सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। स्वच्छ जल परितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तो आप चार ऑप्शन देखिए, इसमें जो तालाब और दलदल होता है ये लैंटिक आवास का उदाहरण होता है। ठीक, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो आपका स्वच्छ जल परितंत्र होता है ये दो भागों में विभाजित होता है। एक होता है जल परितंत्र जिसे लोटिक, जिसे LOTIC कहते हैं, लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। जबकि जो स्थिर जल होता है उसे लेंटिक, LENTIC, लेंटिक इकोसिस्टम कहते हैं। तो देखिए, जो जल परितंत्र होगा, जो बहता हुआ जल होगा वो ऊपर होगा, और स्थिर जल कहाँ होगा? नीचे होगा। तो बहता हुआ जल जैसे कि नदियाँ, और स्थिर जल में क्या आ जाता है? आपका झील है, तालाब, इसका पानी बहता नहीं है, स्थिर रहता है। आगे बात करते हैं, सबीर भाटिया का संबंध निम्नलिखित में किसके साथ है? तो इनका संबंध जो है हार्ट मेल से है। रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक शाखा है। रोबोटिक्स जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक शाखा है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इन सभी से इसका संबंध है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्न में से कौन सा सैन्य रोबोट है? तो जो बिग डॉग है ये आपका एक सैन्य रोबोट है। आगे चलते हैं, आर्टिफिशियल रोबोट सैम का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है वो किससे है? वो न्यूजीलैंड से है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। भारत का संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो आपकी 5वीं अनुसूची में किया गया है। और इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके जो बाकी राज्य होते हैं सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण सभी उपबंध किए गए हैं। जबकि छठी अनुसूची में इन चारों के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की उपबंध किए गए हैं या चर्चा की गई है। आगे बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। अगला है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन, यही इसका रीजन होता है। पृष्ठ तनाव का कारण केशिका कर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव जो होता है पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकते हैं केशिकत्व के प्रभाव से। आगे बात कर लेते हैं, धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है? तो ऊपर उजला और नीचे काला। ऊपर जो है उजला रहेगा, क्योंकि जो सफ़ेद होता है ये प्रकाश का पूर्णतया परावर्तक होता है, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है। अतः छाते के ऊपरी सतह सफ़ेद होने से ही गर्मी में धूप से बचा जा सकेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? तो चार ऑप्शन देखिए, इसमें सही उत्तर क्या है? सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। सचिन ने निम्न में से किसके विरुद्ध 100वां शतक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने लगाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की T20 टीम ने क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये कारनामा पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान की टीम ने 14 फरवरी 2021 को साउथ अफ्रीका को 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। लाहौर के कज्जाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत हासिल की। इसके साथ ही पाकिस्तान 100 T20 इंटरनेशनल जीतने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान ने 164 T20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें से 100 जीते हैं और 59 मैच हारे हैं, जो बाकी हैं वो ड्रा हुए हैं। वहीं भारत जो है 85 मैच जीत करके वो दूसरे स्थान पर है। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा सरकार ने
के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। क्यों निर्णय लिया गया है ये भी देखते हैं। तो उड़ीसा सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह मेमोरियल उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित बीजू पटनायक पार्क में स्थापित किया जाएगा। इस मेमोरियल के निर्माण का उद्देश्य उन फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बलिदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान प्रदान करना है और उन्हें सम्मानित करना है, जिन्होंने महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। आंकड़ों की माने तो उड़ीसा में अब तक महामारी से मुकाबला करते हुए लगभग 60 फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश या निर्देशित करता है? 4 ऑप्शन देखिए। अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका आर्टिकल 40 के तहत ये बात कही गई है। इसके अलावा जो बाकी शेष है उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 32 में ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की है। अनुच्छेद 48 में 32 जो है ये मौलिक अधिकार में आ जाता है। अनुच्छेद आर्टिकल 48 में क्या है, ये इसमें जो है कृषि और पशुपालन का संगठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। जबकि आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। अगला प्रश्न, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी टीम ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इन्होंने टीम का नाम बदल करके पंजाब किंग्स कर दिया है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 क्या है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। पारिस्थितिकी जो है, इकोलॉजी इज अ परमानेंट फ्रूगलिटी इन द स्लोगन ऑन विच ऑफ विच मूवमेंट, मतलब ये किस आंदोलन का स्लोगन है? तो ये जो स्लोगन है ये चिपको आंदोलन का स्लोगन है। आप देखें जो चिपको आंदोलन होता है ये 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय जो इलाका था यहाँ पर ये होता है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके अलावा जो एपिको आंदोलन है ये सितंबर 1983 में कर्नाटक के सलकानी गांव में होती है। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था। इसमें मेधा पाटेकर का जो है नाम आता है जिन्होंने इसको लीड किया था। और एपिको आंदोलन दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 87, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह जो है यह ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताया गया था। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन, गुप्तों के बाद जो काल आता है, गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। 88 पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? तो इस बार जो भारत की रैंक है वो कितनी है? 86, 6 पायदान खिसका है। मतलब पहले कितना था? 2019 में 80वें पायदान पर था, अर्थात 86 पहुंच गया। मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। और इस बार की जो थीम थी क्या है? टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशंस, या जैसे होता है टैकल, तो टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशंस, TACKLING। जबकि 2019 की थीम क्या थी? वो थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। कई बार होता है कि थीम ही दे देगा, 4 ऑप्शन में थीम दे देगा, पूछ लेगा इस बार की थीम क्या है। तो पिछले बार की भी याद रखिएगा और इस बार की भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो संकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसमें देखें, इसमें जो है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। यह है गरीबी भारत छोड़ो आंदोलन। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन था ना 1942 के, उसी प्रकार गरीबी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया है। कब से प्रारंभ किया गया है? तो अक्टूबर 2017 से प्रारंभ किया गया है। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है? 11 अक्टूबर 2017। आगे बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी? तो ये यशवंत सिन्हा ने प्रारंभ की थी। कब की थी? 1998 में।
तब ये वित्त मंत्री थे 1998 में, तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने। आगे बात करते हैं बोबेस्पा किस देश का शेयर सूचकांक है। तो ये जो शेयर सूचकांक है किसका है, ब्राजील का है। इसके अलावा आईपीसी ये मैक्सिको का है, और तेन जो होता है तेन वो किसका है, ताइवान का है। आगे बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो एसबीआई पर लगाया है। किस पर लगाया है, एसबीआई पर लगाया है। और आरबीआई का कहना है कि एसबीआई ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है, मतलब बैंक नियम कानून के उल्लंघन करने के चलते। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। कौन सी नदी पर बन रहा है, ये चिनाब नदी पर बन रहा है। तो याद रखिएगा चिनाब नदी पर ये पुल आपका बन रहा है। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा यह रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा, और यह पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा। आगे बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2008 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो सही उत्तर है भीमसेन जोशी को दिया गया था। और वर्ष 2008 में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे भीमसेन जोशी जिनको यह प्रदान किया गया था। बाकी अन्य सालों में क्या होता था कि किसी एक व्यक्ति को नहीं, उनके साथ किसी अन्य व्यक्तियों को भी ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता था। और 1980 के बाद से यह पहला मौका था जब किसी व्यक्ति को एकल रूप में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। पहला जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में, उस समय भी 3 लोगों को दिया गया था, परंतु जो पहला कहा जाएगा वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, जो उस समय के उपराष्ट्रपति भी थे। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया था, लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था, और जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1998 में दिया गया था। आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी है। तो इसमें 7.5 लाख रुपए दिया जाता था, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए वर्ष 1992 से 1992 से दिया जा रहा है, ठीक है, और जिसमें 7.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। तो आप देखें शतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कहीं भी तथा कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। इसके अलावा जो इसका टाइटल है 21 का वो क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके अलावा जो इसमें अन्य आर्टिकल हैं अनुच्छेद 14, इसमें क्या है, इसमें विधि के समक्ष समता की बात की गई है, और 19 में वाक स्वतंत्रता या अव्यक्त स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला है मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है। तो ये ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, मतलब ये स्थिर रहता है, ये मौसम के अनुसार बाहरी वातावरण के अनुसार ये नहीं बदलता है, ठीक है। तो मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले ही कितनी ही सर्दी अथवा गर्मी क्यों ना हो, शरीर का तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट ही बना रहता है, और मानव शरीर का तापक्रम के स्थिर बने रहने का ये कारण है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र कहाँ के निवासी थे। तो जो बशीर बद्र हैं, अगला प्रश्न ये है, बशीर बद्र जो हैं ये भोपाल के निवासी रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के निवासी उर्दू शायर बशीर बद्र का जन्म जो 15 फरवरी 1936 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में होता है, किंतु इनका प्रारंभिक जीवन भोपाल में गुजरता है। इनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद बशीर है। डॉक्टर बशीर बद्र 56 साल से हिंदी और उर्दू में देश के मशहूर शायर हैं, और डॉक्टर बशीर बद्र को वर्ष 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरी व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।